सो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए दिया गया है। सबसे पहले क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ऑफ हिटलर। प्रोपेगेंडा मिनिस्टर कौन थे हिटलर के, वो थे गोबेल्स। बी इसका राइट आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, द टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया गया है, सोशलिस्ट ओपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड रीजन है प्रॉपर्टी होल्डर थिंक ओनली अबाउट पर्सनल गेन। असर्शन दिया गया है, सोशलिस्ट अपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी होल्डर थिंक दैट दे थिंक ओनली अबाउट पर्सनल गेन। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है और ये इसका जो रीज़न दिया गया है ये भी बिल्कुल ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हु शाउट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए। ठीक है, तो इसमें कौन थे, रॉबर्ट ओवेन, जिन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बिल्ड की थी। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन गिवन बिलो। डैश वाज द रूलर ऑफ रशिया एंड इट्स एंटायर एम्पायर इन 1914। तो कौन थे, जार निकोलस टू। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द रिवर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या दिया गया है, आपको बताना है। तो इसमें लेंथ दी गई है, जो रिवर है 2900 किलोमीटर, ओरिजिन है मानसरोवर लेक, एंड ट्रिब्यूटरी रहेंगी जस्कर, न्यूब्रा एंड श्योक। तो आंसर रहेगा इसमें सिंधु। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लूनी रिवर फ्लो थ्रू द, तो लूनी रिवर जो है वो इंडियन डेजर्ट से फ्लो करती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखेंगे। इसमें देखिए मैच करना है आपको, अरुणाचल प्रदेश जो है ये क्या हो जाएगा, स्टेट हैविंग लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड केरला स्टेट हैविंग हाईएस्ट लिटरेसी रेट, एंड बिहार क्या है, स्टेट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ए का हमारा सेकंड रहेगा एंड बी का थर्ड और सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट टर्म फॉर इट। Citizen have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Government treat all religion belief and practice with equal respect. तो क्या आ जाएगा, सेकुलर आ जाएगा। जिसका कोई अपना रिलीजन नहीं है, दैट इज सेकुलरिज्म। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा। तो क्या आ जाएगा, 79। कितनी सीट रिजर्व होती है लोकसभा में, 79। क्वेश्चन नंबर 10 है, द टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया गया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। रीजन है, गुंटामाओ बे वाज कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन नेवी। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, दैट बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है डेमोक्रेसी के फेवर में है। ठीक है, तो पीपल फील देमसेल्व्स फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी, बिल्कुल ठीक है। डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे देन अदर्स, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल 1 2 3। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। सी है आंसर, रहेगा होम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सैलिएंट अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट इन मेकिंग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर आपका, विच ऑफ दीज वाज द मोस्ट सैलिएंट अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। दैट इज जो वॉर था बिटवीन द वाइट माइनॉरिटी एंड ब्लैक मेजोरिटी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। कौन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जयपाल सिंह थे, एंड लास्ट रहेगा लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो इसके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसके जो मेंबर वो नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। तो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्ट लिंक होती हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड होती हैं। सो इसमें आ जाएगा माइनिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, बैंकिंग, ये नहीं होंगे। माइनिंग जो है वो क्या होगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड दोज पीपल हुज एज इज। तो उनकी एज जो है कितनी होगी, बिटवीन 15 एंड 59 ईयर्स। तो वर्क फोर्स पॉपुलेशन इस एज के लोगों के जो है हम लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया गया है, इन इंडिया एक्सेप्टेड कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर अबव पॉवर्टी लाइन इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन अ डे इन रूरल एरियाज। तो देखिए रूरल में जो है ज़्यादा कैलोरीज की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे लोग फिजिकल वर्क करते हैं,
while it is 2100 calories per person per day in urban areas. रीजन रहेगा people living in rural areas do more physical work. So option रहेगा both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion. तो आंसर हमारा ए हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इज द पॉवर्टी लाइन असेस्ड इन इंडिया. तो क्या हो जाएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फूड इनसिक्योर अफेक्टेड कैटेगरी. तो इसमें आ जाएगा, इसमें देखिए लैंडलेस दिया गया है, ट्रेडिशनल आर्टिशंस एंड डेस्टिट्यूट दिया गया है. तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट एंड थर्ड इसमें हमारा आंसर रहेगा. दैट इज फूड इनसिक्योर अफेक्टेड कैटेगरी विल बी लैंडलेस एंड डेस्टिट्यूट रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द टारगेट ग्रुप ऑफ अन्नपूर्णा योजना. अन्नपूर्णा योजना का टारगेट ग्रुप क्या है, दैट इज द इंडिजेंट सीनियर सिटीजन. ये जो है टारगेट ग्रुप रहेगा अन्नपूर्णा योजना का. नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी दिया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट चेंजेस अकर्ड इन फ्रेंच सोसाइटी आफ्टर द प्रेस सेंसरशिप वर रिमूव्ड. क्या चेंजेस देखने को मिले फ्रेंच सोसाइटी में आफ्टर द प्रेस जो सेंसरशिप थी जब उसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया. आंसर रहेगा 21 का, द रिमूवल ऑफ प्रेस सेंसरशिप इन फ्रांस लेड टू एन इंक्रीज इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, enabling a more vibrant and informed public discourse. It encouraged the spread of new ideas, fostered political debate, and contributed to the development of more active and engaged civil society. ठीक है, तो फ्रांस में जो है इसके बाद क्या हुआ, अपने जो एक्सप्रेशन है उनको एक्सप्रेस करने की, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम मिल गई. मोर वाइब्रेंट इन्फॉर्म पब्लिक डिस्कोर्स एंड इट एनकरेज द स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज़. ठीक है, तो लोगों को एक फ्रीडम फील हुई आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रेस सेंसरशिप. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ समर सीजन इन इंडिया. और में दिया गया है, ब्रीफली डिस्क्राइब द ऑनसेट ऑफ मानसून इन इंडिया. तो रहेगा, द समर सीजन इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर एस्पेशली इन द नॉर्दर्न प्लेन्स वेयर टेम्परेचर ऑफन एक्सीड 40 डिग्री सेल्सियस. The season typically spans from March to June and marked by dry, hot winds known as loo, along with increased evaporation and low humidity level. समर सीजन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है और ये लगभग 40 डिग्री क्रॉस कर जाता है. मार्च टू जून ये सीजन रहता है. तो ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखिए, अगला और में क्वेश्चन दिया गया है, ब्रीफली डिस्क्राइब द ऑनसेट ऑफ मानसून इन इंडिया. So the monsoon season in India begins with the arrival of the southwest monsoon winds typically in early June. ठीक है, तो जून में लगभग क्या है, मानसून आती हैं. These winds bring moisture from the Indian Ocean leading to heavy rainfall and starting in the coastal state of Kerala. केरला का जो कोस्टल स्टेट है वहाँ से हैवी रेनफॉल शुरू होती है and gradually advancing northward, और फिर जो है वो मूव करते हुए नॉर्थवर्ड की तरफ आती हैं and making the beginning of the wet season. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज एनी कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन. किसी भी कंट्री को जो है कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है. आंसर रहेगा, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश द फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड लॉज दैट गवर्न द नेशन. इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, आउटलाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन. ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ है सिटीजन्स की, वो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, एक्सप्लेन. सो आंसर रहेगा, द मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इंक्लूड्स, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है लीडिंग टू ग्रेटर डिमांड फॉर रिसोर्सेज. सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. एंड थर्ड है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन. ये भी जो है मेन कॉज है पॉवर्टी का इंडिया में, कि काफ़ी टाइम तक कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन रहा है इंडिया में ब्रिटिश के द्वारा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेक्शन सी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा. 25th है, हाउ डज पॉवर्टी अफेक्ट वल्नरेबल ग्रुप, एक्सप्लेन. So how does poverty affect vulnerable groups? That is poverty disproportionately affect vulnerable groups such as कौन से groups को ज़्यादा affect करती है, women, children, elderly, people with disabilities and marginalized communities. These groups often face barrier to accessing the education, healthcare and employment. इनको ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, leading to cycles of poverty that are difficult to break. Women and children for example may experience high rate of malnutrition.
उनको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, एंड लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। द एल्डरली एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज़ मे फेस चैलेंजेस इन सिक्योरिंग एडिक्वेट केयर, उनको एडिक्वेट प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती है, सपोर्ट नहीं मिल पाता जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं। Overall poverty increases vulnerability to exploitation, social exclusion and health issues, further entrenching inequality। ठीक है, जो फर्दर जो है इससे inequality increase होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द हिमालयन माउंटेन कंसिडर्ड एज द बून फॉर इंडिया। हिमालयन माउंटेन वो बून है इंडिया के लिए कैसे? सो आंसर रहेगा दैट इज हिमालय जो है वो माउंटेन वो कंसिडर्ड एज बून फॉर इंडिया बिकॉज ड्यू टू द क्लाइमेट रेगुलेशन इट ब्लॉक कोल्ड विंड्स एंड मॉडरेट टेम्परेचर। तो ये जो उधर से ठंडी हवाएं आती हैं उनको क्या करता है, उनको ब्लॉक करता है हिमालय। ठीक है, और हमारा जो टेम्परेचर है इधर इंडिया में वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखिए, वाटर सोर्स, द माउंटेन आर द सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र विच प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन, ड्रिंकिंग एंड अदर एसेंशियल पर्पजेज। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी, द रीजन इज रिच इन डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना, डिफेंस है नेचुरल बैरियर फॉर सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, लिस्ट सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या रहेगा? रूल बाय द पीपल, सिटीजन इलेक्ट लीडर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, रेगुलर इम्पार्शियल इलेक्शंस होती हैं, राइट प्रोटेक्शन, एंश्योर फ्रीडम एंड इक्वलिटी, रूल ऑफ लॉ, एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ, एंड अकाउंटेबिलिटी है, लीडर्स आंसरेबल टू सिटीजन्स। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो, आप चाहो इनको और ज़्यादा एलेबरेट करके भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ रूल फॉर्मेशन कमेटी ऑफ द स्कूल, अगर आपको रूल फॉर्मेशन कमेटी स्कूल का बना दिया जाए उसका पार्ट, विच सेट ऑफ रूल्स विल यू डेफिनेटली ड्राफ्ट फॉर योर स्कूल, मेंशन एनी 3। तो अपने स्कूल के लिए कौन से 3 रूल आप ड्राफ्ट करोगे? तो आंसर रहेगा स्कूल रूल्स जो है आप इसको खुद से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल ये आंसर दिया जा रहा है। एंटी बुलिंग पॉलिसी, तो स्ट्रिक्ट मेजर्स एंड प्रोसीजर टू एड्रेस एनी फॉर्म ऑफ बुलिंग और हरासमेंट टू एंश्योर अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, कि कोई किसी को बुलिंग ना करे, ठीक है, एंड हरास ना कर सके, ऐसा रूल बनाना जाना चाहिए। ड्रेस कोड एंड यूनिफॉर्म पॉलिसी, सो गाइडलाइन फॉर अप्रोप्रिएट स्कूल अटायर टू मेंटेन डिसिप्लिन वाइल अलाउिंग रीजनेबल कंफर्ट एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक स्कूल की प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए और उसको सभी को फॉलो करना चाहिए टू अवॉइड द एनी टाइप ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट देखिए, टेक्नोलॉजी यूजेस, that is a clear rules about the use of electronic devices, ensuring that they are used responsibly for educational purpose and not for distractions। तो इस तरह के रूल्स होने चाहिए कि जो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ होता है तो वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हो, किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन उसमें ना हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, एक्सप्लेन द कॉजेज, इवेंट्स एंड इफेक्ट ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। और में दिया गया है एक्सप्लेन द कॉजेज, इवेंट्स एंड इफेक्ट ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन। सो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, कॉजेज, इवेंट्स एंड इफेक्ट्स देखिए। कॉजेज क्या है? इकोनॉमिक हार्डशिप एंड फूड शॉर्टेज, ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ जार निकोलस II एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्ट्रेन। इनकी वजह से क्या हुआ? फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कॉज हुआ। और उसमें इवेंट्स क्या क्या हुए? दैट इज द वर्कर स्ट्राइक इन पेट्रोगार्ड। ठीक है, जो है पेट्रोगार्ड में वर्कर ने स्ट्राइक की, एंड मिलिट्री मिटीनी एंड जार एब्डिकेशन। उसके बाद इफेक्ट्स क्या देखने को मिले? दैट इज प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट, ए प्रोफेशनल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड टू लीड रशिया अंटिल अ कॉन्स्टिट्यूएंट provisional government was established to lead Russia under a constituent assembly could be formed, and political instability. The provisional government faced challenges from the various political fractions and including the Bolshevik, leading to further unrest. जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे चैलेंज फेस किए, जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनके भी यहाँ पे, लाइक जो बोल्शेविक थे उन्होंने भी उस चीज़ को काफ़ी एक तरह से उनके लिए मुश्किल बना दिया था, एंड लीडिंग टू फर्दर अनरेस्ट, और जिससे और ज़्यादा क्या हो गई थी? अशांति जो है वो उत्पन्न हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो इसमें कॉजेज, इवेंट्स और इफेक्ट्स देखिए। कॉजेज में क्या है? फेलियर ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट, बोल्शेविक प्रोमिसेस ऑफ पीस, लैंड एंड ब्रेड, एंड नेक्स्ट है इकोनॉमिक क्राइसिस। एंड उसके बाद इवेंट्स देखिए क्या हुए? बोल्शेविक लेड टेक ओवर इन पेट्रोगार्ड, सीज ऑफ विंटर पैलेस। ठीक है, एंड इफेक्ट्स क्या रहेंगे? एस्टेब्लिश ऑफ ए सोवियत गवर्नमेंट and withdrawal of World War I. Russia signed the Treaty of Brest-Litovsk in March 1918, ending its involvement in the war.
Civil war. The revolution led to a civil war between the red Bolshevik and white anti-Bolshevik forces, resulting in further bloodshed and upheaval. ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी दिया गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंडियन जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन, जस्टिफाई। सो आंसर रहेगा इंडियन जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन, जस्टिफाई। तो इसका आंसर करेंगे कि जो इंडियन जुडिशरी है दैट इज एन इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन। तो हमारी जो जुडिशरी है इंडिपेंडेंट है और न्यूट्रल है एज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। की पॉइंट सपोर्टिंग दिस इंक्लूड दैट constitutional safeguard provision ensure judges tenure, salaries and impeachment only removal process। ठीक है, इनको जो जजेस हैं उनको निकालने के लिए एक पूरा एक प्रोसेस है, ऐसे ही नहीं है कि कोई भी उनको उनकी पोस्ट से हटा सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स है, दैट इज जुडिशरी फंक्शन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस। किसी भी तरह का इनके बीच का कोई भी इंटरफेयर इसमें नहीं है। Judicially review, the judiciary can invalidate laws or action that violate the constitution। अगर कोई भी लॉ इनको ऐसा लगता है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो उस लॉ को एक्शन को हटाया जा सकता है। कॉलिज्म सिस्टम है, ठीक है, एंश्योर जजेस अपॉइंटमेंट विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है जो जजेस अपॉइंटमेंट है। नोटेबल केसेस रूलिंग लाइक केशवानंदा भारती एंड मेनका गांधी इलस्ट्रेट द जुडिशरी न्यूट्रल स्टैंस। ठीक है, तो ये जो है क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। व्हाई डू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। तो सबसे पहले दोनों में डिफरेंस देखेंगे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट इज इलेक्टेड ऑफिशियल्स, जिनको क्या कहेंगे, मिनिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस, होल्डिंग पावर थ्रू अ डेमोक्रेटिक मैंडेट। डेमोक्रेटिक मैंडेट से जो है जो मिनिस्टर्स हैं वो बनते हैं। क्लियर। एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है, कैरियर सिविल सर्वेंट हु इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड ऑफर एक्सपर्ट एडवाइस बट डू नॉट मेक पॉलिसी डिसीजन। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो कि सिविल सर्वेंट होते हैं, एक परमानेंट गवर्नमेंट पोस्ट पे होते हैं और जो पॉलिसीज़ मिनिस्टर्स बनाते हैं उनको एक तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। एंड वाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैव मोर पावर्स, दैट इज डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, इलेक्टेड बाय द पीपल एंड अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। एंड पॉलिसी मेकिंग रोल इनके पास होता है, मेक डिसीजन दैट गाइड नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी लॉ जो है वो इनके द्वारा बनाया जाता है। एंड स्ट्रेटेजिक अथॉरिटी, तो लीड की गवर्नमेंट एरियाज एंड एक्ट स्विफ्टली टू फुलफिल मैंडेट, जो भी मैंडेट गवर्नमेंट ने दिया है उसको फुलफिल करने के लिए इनके पास जो पावर्स हैं वो ज़्यादा आ जाती हैं और उसी को पूरा करने के लिए जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं उनके पास मोर पावर्स रहती हैं। तो इस तरह के पॉइंट्स आप दे सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, हैड यू बीन अ वुमेन इन नाजी रेम इन जर्मनी, व्हाट टाइप ऑफ रोल्स हैव यू वुड यू हैव बीन असाइन टू। ठीक है, अगर आप नाजी रैन में जर्मनी में अगर आप एक वुमेन हो तो आपको कौन कौन से रोल असाइन किए जाएंगे। सो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा जो है इसको एलेबरेट करके लिखेंगे। इफ़ आई हैड बीन अ वुमेन इन नाजी जर्मनी आई वुड लाइकली हैव बीन असाइन टू रोल्स दैट असाइन विद द रैम आइडियोलॉजी रिगार्डिंग जेंडर एंड सोसाइटी। नाजी रैम promoted traditional gender roles, emphasizing women's responsibility in the home and family. Common roles for women includes that is the motherhood and homemaking। ठीक है, उनको जो है केवल इसलिए समझा जाता था कि उनको क्या है, मदरहुड यानी घर का काम ही उनको एक तरह से उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्योर रेशियल बच्चे पैदा करना उनके लिए करना वो जो है उनका काम है। तो मदरहुड एंड होम मेकिंग, वुमेन्स वर एनकरेज टू फोकस ऑन बीइंग वाइफ्स एंड मदर्स विद एन एम्फेसिस ऑन रेजिंग रेशियली प्योर चिल्ड्रन। ठीक है, सपोर्टिव रोल इन द वर्क फोर्स, दैट इज वाइल मैन डोमिनेटेड मोस्ट प्रोफेशनल फील्ड, वुमेन वर एम्प्लॉयड इन सेक्टर्स डीम्ड सुटेबल सच एज नर्सिंग, टीचिंग एंड क्लरिकल वर्क। नेक्स्ट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन में भी उनका रोल है। वुमेन पार्टिसिपेटेड इन नाजी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन सच एज द नेशनल सोशलिस्ट वुमेन लीग विच एम टू इंस्टॉल नाजी वैल्यूज़ इन वुमेन एंड प्रोमोट रैम आइडियल्स, की जो नाजी के जो आइडियल्स थे जो उनकी
शासनकाल में अच्छा माना जाता था, वो दूसरे लोगों में इनकलकेट करना, ये भी उनको काम दिया जाता था। इसलिए ये वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाती थी जिसमें वुमेन्स का रोल रहता था। नेक्स्ट देखिए प्रोपेगेंडा। सम वुमेन एंगेज्ड इन प्रोपेगेंडिस्टिक एक्टिविटीज़ प्रमोटिंग नाजी आइडियोलॉजी थ्रू पब्लिकेशन और इन्वॉल्वमेंट इन कल्चरल इवेंट। तो इस तरह के इवेंट्स जो होते थे उनमें भी नाजी आइडियोलॉजीज को क्या किया जाता था, प्रमोट करने का काम लेडीज़ के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है मिलिट्री ऑक्सिलरी रोल्स, दैट इज द टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू सम वुमेन सर्व्ड इन ऑक्सिलरी रोल्स इन मिलिट्री सपोर्ट पोजीशन, ऑल्दो दिस वाज नॉट द नॉर्म एट द वॉर ऑनसेट। जब वॉर शुरू होता है तब इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं आई थी। ये जो रोल था ये उनको जब एंड में जो है वो मिला था, मीन्स एंड में उनकी इस तरह से हेल्प ली गई थी। ओवरऑल the role assigned to women in Nazi Germany were largely dictated by the RAM focus on traditional family structure and the belief that women's primary responsibility were to the home and family। की primary responsibility उनकी केवल और केवल घर और फैमिली को लेकर है, बाकी सब बाद में। ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट्स आप इसमें उनके रोल के दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसी में और में, इफ़ यू वर अ जो स्टूडेंट ड्यूरिंग द नाजी रैम व्हाट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वुड यू हैव सीन इन योर स्कूल। अगर आप एक जो स्टूडेंट हो नाजी रैम में तो आपको किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। सो आंसर रहेगा एज अ जेवी स्टूडेंट ड्यूरिंग द नाजी रैम वन वुड हैव एक्सपीरियंस सीवियर एंड सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल्स reflecting the broader anti-Semitic policies of the government. Here are some specific form of discrimination that could have been encountered. So segregation, that is Jewish student would likely have been segregated from the non-Jewish peers। तो उनको जो Jewish student हैं उनको जो है दूसरे जो student हैं उनसे अलग कर दिया गया। They might have to attend separate classes or school designed specifically for Jewish student and which was often underfunded and lacking in resources। तो उनको उतने resources अवेलेबल नहीं कराए जाते थे जितना कि दूसरे स्टूडेंट्स को कराए जाते थे। एक्सक्लूजन फ्रॉम एक्टिविटीज़, उनको एक्टिविटीज़ से भी बाहर कर दिया जाता था। पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सच एज स्पोर्ट्स टीम, क्लब एंड स्कूल इवेंट्स वुड हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड और आउटराइट डिनाइड टू जेवी स्टूडेंट, reinforcing their isolation from the larger student body। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, करिकुलम चेंजेस। तो उनका जो करिकुलम था वो भी अलग था। एजुकेशनल करिकुलम वुड हैव बीन अल्टर्ड टू इंक्लूड एंटीसेमिटिक कंटेंट promoting negative stereotype about Jews while excluding Jewish contribution to culture and society। उनका कोई किसी तरह का कंट्रीब्यूशन उनके सिलेबस में करिकुलम में नहीं दिखाया जाता था। ठीक है, उनको बिल्कुल सेपरेट रखा जाता था और उनको इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती थी कि उनके अंदर जो जेविस के जो आइडियोलॉजी है वो इनकलकेट की जा सके। नेक्स्ट है हरासमेंट एंड बुलिंग। तो जो स्टूडेंट जो है वुड हैव फेस्ड बुलिंग, हरासमेंट एंड हॉस्टिलिटी फ्रॉम पीयर्स विच वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नाजी आइडियोलॉजी विच कुड हैव वर्बल एब्यूज एंड फिजिकल वायलेंस। तो इस तरह की जो बुलिंग है उनके साथ की जाती थी, हरासन को किया जाता था बाय द पीयर ग्रुप्स, उन्हीं के फ्रेंड्स के द्वारा, जिसमें वर्बल एब्यूज, गालियाँ देना और फिजिकल वायलेंस इस तरह की चीज़ें थी। रेस्ट्रिक्शंस ऑन एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़, उनको जो है सारी एकेडमिक जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो भी नहीं दी जाती थी। जेवी स्टूडेंट माइट हैव फेस्ड लिमिटेशंस ऑन एकेडमिक एडवांसमेंट सच एज बीइंग barred फ्रॉम अटेंडिंग सर्टेन स्कूल और परसुइंग हायर एजुकेशन। Overall, the experience of being a Jewish student during the time would have been marked by constant discrimination, exclusion, and threat of violence. Deeply affected educational opportunities and personal development। तो जो personal development है वो भी इफेक्ट होती बच्चों की, और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, हायर एजुकेशन के जो आप कह सकते हो अवसर हैं उनको वो नहीं दिए जाते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका, देखिए, define the unemployment in the Indian context and provide at least one example of each type of unemployment prevalent in India। इन अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन देके और आपको जितने भी टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है उनका एक एग्जाम्पल इस तरह से देना है। आंसर रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया रेफर टू द सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स एक्टिवली सीकिंग वर्क्स आर अनेबल टू फाइंड जॉब्स। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो फर्स्ट टाइप जो रहेगी दैट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल रहेगा ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक मैनी वर्कर इन सेक्टर लाइक टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी लूज देयर जॉब्स ड्यू टू रिड्यूस्ड डिमांड।
सेकंड रहेगा, ये फर्स्ट टाइप की हो गई। सेकंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, वर्कर इन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग मे स्ट्रगल टू फाइंड जॉब्स ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स नीडेड इन द ग्रोइंग आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, मशीनों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, तो जो एक स्किल होती है उसका यूज़ कम होने की वजह से लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जिसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है नंबर थर्ड है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, अ रिसेंट ग्रेजुएट सर्चिंग फॉर देयर फर्स्ट जॉब रिप्रेजेंट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर लेबर इन इंडिया ऑफन फेस अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द ऑफ हार्वेस्ट सीजन, यानी जब सीजन नहीं होता है तो उनको काम नहीं मिलता, तो उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट क्या रहेगी? फॉर एग्जाम्पल दैट इज स्किल्ड वर्कर इन डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज मे रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर एक्सटेंडेड periods while seeking new opportunities. These various types reflect the complex nature of unemployment in India. यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का बी पार्ट है और में एक्सप्लेन द वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विद वन एग्जाम्पल। आंसर रहेगा द इकोनॉमी इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। हियर इज एन ओवरव्यू ऑफ ईच सेक्टर विद एग्जांपल। सो प्राइमरी सेक्टर क्या रहेगा? द सेक्टर इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। एग्जाम्पल रहेगा एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? द सेक्टर एनकम्पासेस मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज वेयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फिनिश्ड गुड, यानी सेकेंडरी सेक्टर जो है वो किस पे डिपेंड रहते हैं? प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड रहते हैं। तो इसमें आपका एग्जांपल ज़रूर आता है, लाइक आपका अभी एमसीक्यू में भी आया हुआ है माइनिंग का, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड माइनिंग है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, ये सब किस में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड जो होते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है। इसके अलावा एग्रीकल्चर पे अगर आप बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, या शुगर फैक्ट्री है, तो वो भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो वो सब किस में आ जाएंगे? सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्शरी सेक्टर इज द सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज रेदर देन गुड्स। इट इंक्लूड इंडस्ट्रीज लाइक रिटेल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी, यानी जिसमें सर्विस दी जाती है, बैंकिंग है, तो ये सब इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे। रिटेल सर्विसेज का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, मॉनसून इज कंसिडर्ड एज यूनिफाइंग फैक्टर इन इंडिया, इवेल्युएट द स्टेटमेंट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिफाइंग फैक्टर क्यों कहा गया है मॉनसून को? सो जो मॉनसून है वो एक तरह से यूनिफाइंग फैक्टर है, यानी लोगों को जोड़ कर रखती है, एकता बढ़ाती है। मॉनसून इज इंडीड अ यूनिफाइंग फैक्टर इन इंडिया ड्यू टू सेवरल रीजंस। फर्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें कल्चरल सिग्निफिकेंस। द मॉनसून सीजन इन्फ्लुएंस वेरियस कल्चरल प्रैक्टिसेस, फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स across the country. Celebrations like these Onam are directly linked to the arrival of monsoon rains. Second, agriculture dependency. A significant portion of the Indian population rely on agriculture, which is heavily depend on monsoon rains. ठीक है, तो जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो सब एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, द मॉनसून अफेक्ट डिफरेंट रीजन इन यूनिक वेज, येट इट यूनाइट देम अंडर अ कॉमन वेदर पैटर्न। तो मॉनसून जो है वो की वजह से क्या है? जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, और डिफरेंट रीजन के लोग जो है वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो ये भी एक तरह का यूनिफाइंग फैक्टर रहेगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे है मॉनसून की वजह से? द मॉनसून सीजन इन्फ्लुएंस वेरियस सेक्टर्स, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर को को इफेक्ट करता है, वाटर सप्लाई को करता है, टूरिज्म को करता है। दिस इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस लिंक डिफरेंट स्टेट एंड कम्युनिटीज़, तो अलग अलग स्टेट जो आपस में किसी न किसी तरह से जुड़े रहते हैं, ठीक है, फिर चाहे वो टूरिज्म से ही क्यों ना हो। एम्फेसाइजिंग द मॉनसून रोल इन द नेशनल इकोनॉमी, जिससे नेशनल जो देश की इकोनॉमी है वो बढ़ती है। माइग्रेशन एंड मूवमेंट क्या होगा? इस पॉइंट में आप लिख सकते हो सीजनल माइग्रेशन फॉर एग्रीकल्चर वर्क ऑफन अकर इन रिस्पॉन्स टू मॉनसून पैटर्न, फोस्टरिंग इंटरेक्शन एंड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट रीजन। तो लोग जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम के लिए जाते रहते हैं, और डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस टाइप का वेदर है, कहाँ पे किस टाइम ज़्यादा काम मिलता है, तो वो भी कहीं ना कहीं मानसून इसका फैक्टर रहता है। In conclusion, the monsoon acts as a critical unifying factor in India, shaping not just the physical environment but also the social, cultural and economic fabric of the nation. नेक्स्ट देखिए और में दिया गया है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं?
सो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल की फैक्टर्स। तो आप इसमें कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, आप इसको अपने अकॉर्डिंग एलिब्रेट कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, लैटिट्यूड, इंडिया जियोग्राफिकल पोजीशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड रिजल्ट इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल इन साउथ टू टेम्परेट इन नॉर्थ। ठीक है, तो लैटिट्यूड जो है वो क्लाइमेट कंडीशन लैटिट्यूड पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखिए एल्टीट्यूड है, द वेरिंग एल्टीट्यूड अक्रॉस द कंट्री क्रिएट डिफरेंस इन क्लाइमेट, द हिमालय हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट एक्टिंग एज अ बैरियर टू कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड इन्फ्लुएंसिंग मानसून पैटर्न। तो एल्टीट्यूड भी डिपेंड करता है, लैटिट्यूड डिपेंड करता है। उसके बाद है सी से डिस्टेंस, सी डिस्टेंस दैट इज कोस्टल रीजन, लाइक जो कोस्टल रीजन है समुद्र के किनारे वाली जगह हैं, दे एक्सपीरियंस है मैरिटाइम क्लाइमेट विद मॉडरेट टेम्परेचर वहाँ रहता है, हाई ह्यूमिडिटी रहती है, वाइल इनलैंड एरियाज जो हैं जैसे हम जहाँ रहते हैं हैव अ मोर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट विद एक्सट्रीम टेम्परेचर। ठीक है, दिल्ली साइड जैसे। नेक्स्ट है मानसून विंड, द साउथ वेस्ट मानसून इज अ क्रूशियल क्लाइमेट फीचर्स ब्रिंगिंग हैवी रेनफॉल। तो हैवी रेनफॉल होती है मानसून विंड्स की वजह से टू मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द समर मंथ्स, सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड वाटर रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखिए सीजनल वेरिएशन, इंडिया एक्सपीरियंस 4 मेन सीजन लाइक विंटर सीजन, समर, मानसून, पोस्ट मानसून, ईच इन्फ्लुएंस्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द सन एंड कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द विंड पैटर्न। ओशन करंट्स भी अफेक्ट करता है, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो, बट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 5 पॉइंट्स इसमें ज़रूर होने चाहिए। ओशन currents है, the Indian Ocean and surrounding seas influence the climate, particularly in coastal areas, affecting rainfall pattern and temperature. So these factors combine to create a complex climate system, resulting in rich biodiversity and varied agriculture practices. तो जो फैक्टर्स हैं उनसे अलग अलग जगह अलग अलग फ्लोरा फोना देखने को मिलती है, अलग अलग वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हो कि ये भी क्या है कि जो हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी है उसको एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन ई केस बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको पैसेज को बहुत अच्छे से रीड करना है। तो आप यहाँ से एक बार पैसेज को अच्छे से रीड कर लेंगे। इसमें आपको जो कोलखोज है उसके बारे में दिया गया है। कोलखोज क्या होते हैं, दे आर द कलेक्टिव फार्म्स, और इसमें बताया गया है कि कोलखोज का जो प्रॉफिट होता था वो सभी पीजेंट्स में, जितने भी पीजेंट काम करते थे, चाहे वो कम काम करे चाहे वो ज़्यादा काम करें, सब में बराबर बांट दिया जाता था। इसी की वजह से लोगों ने अपने जो पशु थे वो सब मारने शुरू कर दिए थे, वो जो है पशु रखना बंद कर दिया था। तो इसी के बारे में ये कंप्लीट आपको दिया गया है। तो इसके क्वेश्चंस देखेंगे। और ये कोलखोज जो है ये किसने स्टार्ट किया था, कलेक्टिविजेशन प्रोग्राम ये किया था स्टालिन ने। तो क्वेश्चन है हमारा, हु स्टार्टेड कलेक्टिविजेशन प्रोग्राम इन रशिया। तो किसने किया था, आंसर रहेगा आपका स्टालिन। ठीक है, ये आ जाएगा स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज कोलखोज। कोलखोज क्या थे, तो सामूहिक जो खेत थे, कलेक्टिव फार्म, उनको कोलखोज कहा जाता था। तो आप लिख देंगे कलेक्टिव फार्म्स, बस इतना ही आंसर बहुत है, 1 मार्क का है। कलेक्टिव फार्म्स दे आर नोन एज कोलखोज। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ कलेक्टिविजेशन प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड इन रशिया। कैसे जो ये प्रोग्राम था वो रशिया में इम्प्लीमेंट किया गया, आइए देखते हैं। आंसर रहेगा, यहाँ से आंसर लिखेंगे, कलेक्टिविजेशन वाज इम्प्लीमेंटेड बाय फोर्सिंग पीजेंट इनटू कलेक्टिव फार्म्स, ट्रांसफरिंग लैंड एंड इम्प्लीमेंट टू दीज फार्म्स एंड पनिशिंग रेजिस्टेंस सीवियरली। ठीक है, तो जो पीजेंट्स थे उनको कलेक्टिव फार्म्स दिए गए, लैंड को इधर से उधर ट्रांसफ़र किया गया और उनको फोर्स किया गया ये काम करने को, और जो नहीं करते थे उनको वहाँ से निकाल दिया जाता था, पनिशमेंट दी जाती थी। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, पैसेज को रीड करना है और आंसर करने हैं। तो इसमें आपको बताया गया है कि कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कहाँ पर कितना एरिया, किस में पॉपुलेशन साइज़ ज़्यादा है, कौन से स्टेट में पॉपुलेशन साइज़ कम है, तो वो चीज़ इसमें दी गई है। तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन कौन कौन से स्टेट्स में है, यूपी है, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, बिगेस्ट स्टेट जो है क्या है एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, राजस्थान बिगेस्ट स्टेट है, बिहार जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट है। आंसर देखेंगे क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के उससे कौन सा है, राजस्थान द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंसस। सेंसस क्या है,
तो सेंसस क्या है बच्चों? सेंसस जनगणना, यानी सेंसस इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेमोग्राफिक डाटा अबाउट अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का एक डेमोग्राफिक डाटा जो है वो कलेक्ट करना क्या है? सेंसस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन एनी टू रीजन फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया में जो अनइवन पॉपुलेशन है उसका क्या रीजन है? सो आंसर रहेगा दैट इज द जियोग्राफिकल फैक्टर्स, दैट इज फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट, ये एक मेन फैक्टर है फॉर द अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड रहेगा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, दैट इज जॉब अवेलेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है द कोऑपरेटिव्स। ये भी आपको एक पैसेज दिया गया है एंड इसमें आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हैं उनके बारे में बताया गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या रोल है इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। और इसमें आपको कंप्लीट थोड़ा सा क्लियर किया गया है कि दिल्ली में कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वो क्या रहेगी? मदर डेयरी है। और वाइट रेवोल्यूशन जो है कंट्री में किसके द्वारा लाया गया? तो वो अमूल की फैक्ट्री है। ठीक है, अमूल की कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि कहाँ है? गुजरात में है। तो ये चीज़ में मेन पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, तो आप एक बार इसको अच्छे से रीड जो है वो कर लेंगे। सो देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, दैट इज द नेम द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच वाज एसोसिएटेड विद वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन से कौन सी सोसाइटी है? दैट इज अमूल। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अमूल। नेक्स्ट देखिए, नेम एनी वन कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्किंग इन दिल्ली। तो दिल्ली में कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्किंग है? दैट इज द मदर डेयरी। ठीक है, मदर डेयरी हो जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं, ये फर्स्ट का आंसर आपका अमूल हो जाएगा, सेकंड का आंसर आपका मदर डेयरी हो जाएगा। इन दिल्ली मदर डेयरी इज मेकिंग स्ट्राइड्स इन प्रोविजन ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल। थर्ड है, हाउ आर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्ट्रूमेंटल इन एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इसका आंसर रहेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी एंश्योर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट गुड्स, कम कीमत पर जो चीज़ें देते हैं, एंड एंश्योरिंग फेयर प्राइसिंग, क्वालिटी अच्छी देते हैं, सपोर्टिंग लोकल फार्मर्स एंड एनहांसिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक है, तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन उनका एनहांस करते हैं, फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं, तो इस तरह से फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको सेक्शन एफ दिया गया है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो 37 क्वेश्चन देखेंगे। टू प्लेस ए एंड बी आर मार्क्ड ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस। आइडेंटिफाई दीज प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑन द लाइन मार्क्ड नियर देम। तो ए जो है क्या है? एन एलाइड पावर, एंड बी क्या है? एक्सिस पावर। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको ये मैप दिया गया है, इसमें आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए एंड बी। क्लियर है। तो इसमें जो ये ए पॉइंट है, ये वाला जो है, ये क्या है? ये ब्रिटेन है, इसको यूके और ब्रिटेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? यूके और क्या लिख सकते हो आप? इसको ब्रिटेन लिख सकते हो। क्लियर। उसके बाद जो बी पॉइंट दिया गया है, ये क्या है? दैट इज जर्मनी। बी पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? बी पॉइंट इज, बी कंट्री इज जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। क्लियर है। इससे नीचे ये क्या है? ये इटली हो जाएगा, ये फ्रांस है। ठीक है ना। तो ये जो है आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैप पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपकी एक अलाइड पावर हो जाएगी यूके, एंड एक्सिस पावर हो जाएगी जर्मनी, इटली एंड जापान। ये जो है एक्सिस पावर है। नेक्स्ट देखिए, ऑन द सेम पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के मैप पे आपको कोई 3 लोकेट करने हैं, उड़ीसा, मालवा प्लेटू एंड सांबर लेक। द स्टेट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कौन से स्टेट में है? दैट इज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज इन बिहार। कौन से स्टेट में है? बिहार के अंदर है। ठीक है, तो ये आपको मैप पर दिखाना है। तो आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए आपका यहाँ पे क्या है? ये सांबर लेक हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद ये जो है मालवा प्लेटू हो जाएगा, दैट ये आपका स्टेट बिहार, एंड दिस वन इज उड़ीसा। ये जो है क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो ये आपको फिल करना है। सो ये था कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।